फरमाया, जन्नत जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। ये अल्फाज हैं अमेरिकी जेल टेक्सास में कैद आफिया सिद्दीकी के, जो उन्होंने 1991 में ह्यूस्टन में अदा किए और आज कौम की वही बेटी 20 साल से अपने मुसलमान भाइयों के इंतजार में वक्त की घड़ियां गिन रही। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी। I request Ms. Shafaq Zubair to come forward and take over the mic to deliver the words for Afia. Shafaq, please. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज शफकत जुबैर। सबसे पहले तो मैं आइडियोलॉजिकल वॉरियर्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे एज अ स्पीकर जो है सेलेक्ट किया और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उनके इस भरोसे पर पूरा उतर सकूं। जैसा कि फराह ने आपको बताया, आई कैन हेयर पाकिस्तान टॉकिंग के वेबिनार में मैंने जिन पर्सनैलिटी पर बात करनी है वो है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी। सो विदाउट फर्दर डिले हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी कौन है, हम उनके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, वो अभी कहाँ हैं, उनके साथ क्या हुआ, आज हम इन सब के बारे में बात करेंगे। तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो है वो हाफिजा कुरान है और उन्होंने अमेरिका की जो बेहतरीन यूनिवर्सिटी से तालीम उन्होंने अपनी हासिल की है, MIT, जहां से उन्होंने PhD की डिग्री ली है और वो न्यूरो साइंटिस्ट भी हैं। अगर हम उनकी एजुकेशन की थोड़ी सी और बात करें तो 1990 में वो अमेरिका गई थी। उसके बाद 1992 में उन्हें $5000 का इनाम भी अमेरिका की तरफ से मिला था। तो अगर उनकी हम रिसर्च की बात कर रहे हैं ना, तो उनकी रिसर्च इतनी एडवांस थी कि जो ये सारा है कि अमेरिका ने उनका क्या क्या इल्जाम लगाए और क्यों लगाए, तो ये इस पर बेस है। तो उनकी जो रिसर्च जब आगे गई तो अमेरिका ने CIA के जरिए उन्हें अप्रोच किया कि आप अमेरिकन एजेंडा पर काम करें, लेकिन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो है उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि वो अमेरिका जो अफगानिस्तान के खिलाफ जंग करना चाहता था वो उसके सख्त खिलाफ थी और वो मुस्लिम वर्ल्ड को ही सपोर्ट कर रही थी। तो एक ये बात कही जाती है कि डॉक्टर आफिया ने जो मुस्लिम वर्ल्ड हैं, जो मुसलमान हैं, उनके लिए एक ऐसा सिलेबस तैयार किया था कि उसमें दीनी और दुनियावी दोनों तालीम थी, कि अगर आप अपनी दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं वो भी एडवांस थी, लेकिन आप उसके साथ कुरान पाक की तालीम भी मुकम्मल कर चुके होते। तो अब डॉक्टर आफिया के एक प्रोफेसर हैं और अमेरिका की जो है फेमस पर्सनैलिटी भी हैं, नॉम चॉम्स्की। उनके वर्ड हैं कि डॉक्टर आफिया जो है वो अपने आप में ही एक इदारा है, वो जहां जाएंगी वो तब्दीली ही लाएंगी। अब बात करते हैं कि डॉक्टर आफिया जो है वो अभी कहाँ हैं और उन क्या रीजंस थी कि वो अभी अभी जो है वो FMC फेडरल मेडिकल कोर्स वाले जेल में है। उन्हें 86 ईयर की जो है वो सजा सुनाई गई थी एंड नाउ उनकी एज जो है वो 51 ईयर है। अब रीजन क्या थी कि उन्हें सजा सुनाई गई कि शी वाज इन्वॉल्वड इन टेररिज्म। अमेरिका ने ये कहा था कि उनके ऑफिसर्स पर हमला किया डॉक्टर आफिया ने, उन्हें अफगानिस्तान में उन्होंने कत्ल किया उनका। और जब उन्हें अरेस्ट कर रहे थे तो तब उनके पास से लिटरेचर वगैरह मिले जिनमें कोई बॉम्ब मेकिंग सामान वगैरह ऐसी चीजें थी और वो खुदकश हमला भी करना चाहती थी। तो दैट्स वाई उनका ये इल्जाम थे कि उन्हें अरेस्ट किया गया। अब आगे आते हैं कि जो 9/11 अटैक है और 2001 में वो हुआ था और साथ उन्हें लेडी अलकायदा क्यों कहा जाता है। तो 9/11 अटैक की मैं बात करूं तो उसे अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो 10 मिनट उसी में गुजर जाएंगे। तो मैंने आपके साथ ये स्लाइड शेयर किया, आप देख सकते हैं। 9/11 अटैक की मैं बात करूं कि अलकायदा जो है वो उसामा बिन लादेन ने जो है 1998 में जो है इसकी बुनियाद रखी, इसे लॉन्च किया, जिसका नजरिया ये था कि वर्ल्ड वाइड मगरब अमेरिका के खिलाफ हमले करना। अब इसमें जो नुकसान मेरा हुआ था कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से जो टावर है उनके साथ त्यारे टकराए गए और भी कई जगह पे 4 त्यारे टोटल जो है वो टकराए गए थे। तो उनसे आप अंदाजा यहाँ से लगा सकते हैं कि ये कितना नुकसान का हुआ था। ये देखें, US अटैक जो हुआ था, ये पूरी न्यूज भी शेयर कर दिया, आप बाद में ये रीड भी कर सकते हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और जितना ये उनका नुकसान हुआ है आप ये भी देख सकते हैं। अब ये देखें, ये पूरी उनकी डिटेल है कि कितने जो त्यारे थे, एक सेकंड, कितने त्यारे थे, कहाँ कहाँ टकराए गए, क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ, वो इन सब स्लाइड में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इधर। और डॉक्टर आफिया को लेडी अलकायदा क्यों कहा जाता है? ये कहा जाता है कि डॉक्टर आफिया का जो लिंक है वो था उनके जो दूसरे शोगर है, ऐसा कहा जाता है उनकी शादी हुई थी अमार बलोच से। और कोई भी एक नॉर्मल बंदा जो है वो ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि जो 9/11 अटैक के मास्टरमाइंड थे वो उनके भतीजे थे। तो डॉक्टर आफिया की कुछ ऐसी एक्टिविटी थी जिनकी बिना पर उन्हें लेडी ऑफ अलकायदा भी कहा जाता है। अब एक बात है कि जो 9/11 अटैक है, क्या वो हुआ भी था या ये एक अमेरिका की साजिश थी, उन्होंने प्लान किया था। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा जो लिखा हुआ है फेक है, कि ये एल्यूजन थी, कि जो भी ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इसकी मैं आपसे एक वीडियो शेयर करूंगी, उसमें क्लियरली ये दिखाया गया है कि जो 9/11 अटैक है वो हुआ था, वहां से लोग कैसे भागे हैं, वो उधर ही थे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पास और वहां पर हमला हुआ। आगे हम बढ़ते हैं कंट्रोवर्सीज। आप सबको कंट्रोवर्सीज क्या है 2003 से लेके 2008 तक। पहली ये है कि डॉक्टर आफिया जो है वो किडनैप हुई थी एंड सेकंड है कि वो भागी थी, वो छुप रही थी। अब वो छुप क्यों रही थी, आप ये देख सकते हैं कि जो 2003 में मोस्ट वांटेड जो लिस्ट लगी थी CIA की तरफ से, उनमें डॉक्टर आफिया का नाम भी है। ये देखें, परवेज मुशर्रफ ने उस वक्त अपने दौर में 1000 पाकिस्तानियों को जो है वो अमेरिका को सौंपा था, डॉलर गई बस। अब अल्लाह जाने कि इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन उस बुक में यही है। आप खुद अंदाजा लगाएं कि एक हेड ऑफ द स्टेट है, उसकी मर्जी के बगैर कोई कैसे उन्हें लेके जा सकते हैं। तो अब आपके दिमाग में ये भी होता है कि अगर कोई लीडर्स हैं वो कर सकते हैं उनके लिए कुछ, तो वो क्यों नहीं करते। तो यहाँ बात नेशनल इंटरेस्ट की आ जाती है।
अब हम देखते हैं कि जो 2008 में, पहले तो ये था कि अगर वो किडनैप हुई हैं, तो 2008 में ये हुआ था कि जो रेडली हैं, ब्रिटिश जर्नलिस्ट, वो मुस्लिम खातून हैं, वो टर्न हुई हैं कि मुस्लिम जो है कैंपेनर भी हैं। तो उन्होंने ये बताया कि उन्होंने बगराम जेल में वो जब गई, वहाँ विज़िट किया, तो उनका ये कहना था कि डॉक्टर आफिया जो है वो बगराम जेल में हैं, ये रेडली, कि डॉक्टर आफिया जो है वो बगराम जेल में 650 नंबर कैदी के नाम से, और उन्हें ग्रे लेडी भी कहा जाता है बगराम जेल की। ये हैं रेडली। जब पाकिस्तान और इंडिया की 1965 में जंग हुई थी, तो पाकिस्तान को ये खतरा लाक हुआ था कि आज हम पे इंडिया ने अटैक किया है, तो इंडिया के अलावा हमारे वर्ल्ड में डिफरेंट एनिमीज़ हैं, हम पे कोई भी उनमें से हमला कर सकता है। अगर किसी ने ना भी किया तो ये पक्की बात थी कि इंडिया दोबारा कर सकता है, तो पाकिस्तान को अपनी सेफ्टी और अपने डिफेंस को मजबूत बनाने के लिए कुछ ना कुछ करना था। इसलिए पाकिस्तान ने 1965 की जंग के बाद अपना न्यूक्लियर टेस्ट परफॉर्म करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। पाकिस्तान की ये तैयारियां रास्ते में ही थी, ये जारी सारी थी कि 1971 की जंग इंडिया के साथ दोबारा हो जाती है। इस जंग के बाद तो पाकिस्तान को ये कन्फर्म हो गया कि अब हमें अपना डिफेंस मजबूत बनाना पड़ेगा। तो जो न्यूक्लियर टेस्ट परफॉर्म करने के लिए तैयारियां थी, उनकी रफ्तार में खातिर-ख्वाह तेज़ी आती है। 1974 में इसके बाद अगर हम देखते हैं तो इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट परफॉर्म किया था सक्सेसफुली। इसके बाद पाकिस्तान को मालूम हुआ कि इंडिया अगर न्यूक्लियर पावर बन जाता है तो हमारा जो एग्जिस्टेंस है पाकिस्तान की वो खतरे में आ सकती है। लिहाजा पाकिस्तान ने खुद को न्यूक्लियर पावर बनाना था। इसलिए 1975 के अंदर पाकिस्तान ने पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन कायम की, जिसमें जो मेंबर भी थे उनका यही काम था कि पाकिस्तान के लिए न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी करना, पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाना। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जब वेस्ट जर्मनी के अंदर थे और उन्हें मालूम होता है कि इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुली परफॉर्म किया है और अब इंडिया एक न्यूक्लियर पावर है, तो वो फ़ौरन वेस्ट जर्मनी से पाकिस्तान आए ताकि पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाने में वो हेल्प कर सकें। अब इधर से हमारा सेकंड पॉइंट स्टार्ट होता है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की कंट्रीब्यूशन क्या-क्या थी पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाने के अंदर। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान वेस्ट जर्मनी से पाकिस्तान आए, खाली हाथ नहीं आए। उनके पास एटॉमिक बॉम्ब बनाने के ब्लूप्रिंट्स थे और यूरेनियम सेंट्रीफ्यूज। यूरेनियम सेंट्रीफ्यूज एक ऐसी टेक्नीक है जिसके अंदर यूरेनियम को एज़ अ फ्यूल यूज़ करते हैं हम एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए। अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन को जॉइन किया और जल्द ही वो उसके हेड बन गए। अब अब्दुल कदीर खान की सरबराही के अंदर पाकिस्तान के मुख्तलिफ साइंसदान पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने में जुट गए। इनकी अनथक कोशिशों के बाद 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने शंघाई के मकाम पर 5 सक्सेसफुल एटमी धमाके किए और दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान दुनिया का पहला इस्लामिक मुल्क बन गया है जो कि एक एटमी ताकत है। इसके बाद जो है ना डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, उन्होंने एक खान रिसर्च लेबोरेटरी के नाम से एक तंज़ीम बनाई, एक इदारा या लेबोरेटरी बनाई। खान रिसर्च लेबोरेटरी बनाई, इनमें वो मुख्तलिफ तरीके आज़माया करते थे, एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे कि पाकिस्तान को बेहतर से बेहतर पाकिस्तान का डिफेंस कैसे बनाया जाए। पाकिस्तान को एटॉमिक ताकत तो वो बना चुके थे, अब वो एक्सपेरिमेंट करते थे एटॉमिक बॉम्ब को डिफरेंट तरीके से बनाने का। ठीक है, अब हम एटमी ताकत बन गए, तो एटमी ताकत बनने के बाद अगला पॉइंट ये होता है कि आपके जो नेबर्स हैं, आपके आस-पास के जो मुल्क हैं, दुनिया है, वो किस तरह रिएक्ट करती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट ने कैसे रिएक्ट किया। तो पहली बात कि यूनाइटेड स्टेट इस हक में नहीं था कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत बने। यूनाइटेड स्टेट ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनने से या एटमी हथियार इस्तेमाल करने से मना करने की हर कोशिश की। इवन की जो इमदाद हमें आती थी, जो मतलब वो डॉलर्स वगैरह हमें देते थे, उन्होंने वो बंद कर दिए। सेकंडली जो इंडिया है ना, इंडिया ने जब देखा कि पाकिस्तान एटमी ताकत बन गया, इंडिया को फिर खुद का खतरा लाक हुआ और उसने पाकिस्तान के रिस्पॉन्स में खुद एटमी धमाके दोबारा से किए। और थर्ड पे हमारे पास इंटरनेशनल कम्युनिटी है, इसमें 2 ग्रुप्स बन गए। एक जो चाहते थे कि पाकिस्तान एटमी ताकत बना रहे, एक जो नहीं चाहते थे पाकिस्तान एटमी ताकत बना रहे। अब ये जो पॉइंट है, ये हम थोड़ा डिटेल के साथ करेंगे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के कुछ ऐसे एक्शन जो कंट्रोवर्शियल है, ठीक है? अब जैसे ही 1998 में पाकिस्तान एटमी ताकत बन गया ना, तो पाकिस्तान की अपनी सीक्रेट एजेंसी आईएसआई और अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी सीआईए, इन दोनों ने मिलकर कुछ इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी। इन्हें कुछ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के बारे में शक था और एंड पे ये जिस नतीजे पे पहुंचे ना, वो नतीजा ये था कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो है वो ब्लूप्रिंट्स दुनिया में सेल कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं। लिहाजा इसी सिलसिले में जो डीजीआईएसआई था, शुजा नवाज, वो इस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ के पास पहुंचे और उन्हें आगाह किया कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हमारे लिए खतरा बनते जा रहे हैं, वो हमारे ब्लूप्रिंट्स को दुनिया में सेल कर रहे हैं। लेकिन नवाज शरीफ ने उस वक्त तो कोई खातिर खा रद्द अमल नहीं दिया। इसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल जावेद नासिर दोबारा से वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के पास आए और उन्होंने ये मुतालबा किया कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को बोला जाए कि जो उनके पास ब्लूप्रिंट्स या डॉक्यूमेंट्स हैं, वो हमारे पास जीएचक्यू में रखाएँ। ये दुनिया के लिए खतरा बनेंगे, ये दुनिया को सेल कर रहे हैं ब्लूप्रिंट्स। ठीक है, लेकिन इस वक़्त भी नवाज शरीफ ने कोई रद्द अमल नहीं दिया। देन 1999 के स्टार्ट में नॉर्थ कोरिया से एक ग्रुप आया। उस ग्रुप का मकसद ये था कि पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में हेल्प करना है। तो जैसे ही वो ग्रुप आया, उस वक़्त के जनरल परवेज़ मुशर्रफ को इत्तला मिली कि उस ग्रुप के अंदर कुछ बेस बदले हुए आदमी मौजूद है जो असल में एटॉमिक टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं। और उनको ये भी इत्तला मिली कि उनका राब्ता डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ हुआ है और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने अपनी खान रिसर्च लेबोरेटरी के अंदर उनको एटॉमिक बॉम्ब बनाने पे एक सीक्रेट ब्रीफिंग दी है और पाकिस्तान का जो एटॉमिक प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, उनका दौरा भी कराया है उस ग्रुप को।
तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ उस वक़्त बहुत परेशान हुए। उन्होंने कहा कि ये हमारे सीक्रेट्स को रिवील कर रहे हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। उन्होंने फ़ौरन उनको बुलाया, उनसे मुलाकात की और उनसे पूछा। लेकिन उस वक़्त डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने इनकार कर दिया। अब चूँकि जनरल परवेज़ मुशर्रफ वहाँ के वज़ीर-ए-आज़म तब नहीं थे, तो वो कुछ नहीं कर सके। लेकिन 2001 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया और खुद वज़ीर-ए-आज़म बने और उसके बाद 2003 तक उनको ये खबरें मिलती रहीं कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हमारे लिए खतरा हैं, वो ब्लूप्रिंट सेल कर रहे हैं ईरान, लीबिया और जापान को। जनरल परवेज़ मुशर्रफ कुछ रद्द-ए-अमल देना चाहते थे, लेकिन उसी दौरान 2003 इसके अंदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ को जाना पड़ा लंदन में, न्यूयॉर्क में जाना पड़ा और उधर उन्होंने एक मीटिंग अटेंड की। मीटिंग अटेंड करने के बाद सीआईए के डायरेक्टर जिनका नाम जॉर्ज टेनिट था, उनसे उनकी एक बंद कमरे के अंदर वन ऑन वन मुलाकात हुई। हाउस अरेस्ट कर दिया गया, तो उनको किसी से कोई मुलाकात करने की इजाज़त नहीं थी। देन उनको 2009 में उनकी तमाम पाबंदियाँ ख़त्म कर दी गई हैं, ये कहकर कि अब ये मुल्क के लिए कोई ख़तरा नहीं रहे, तो अब ये मुल्क से बाहर आ सकते हैं। घर से बाहर निकल सकते हैं। तो घर से बाहर निकलने के बाद जियो न्यूज़ वाले उनके पास पहुँचे और एक इंटरव्यू लिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने एक बात की है कि उनसे पूछा गया था कि आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या थी? उस गलती में उन्होंने कहा है कि मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती थी इस कौम के लिए एटॉमिक बॉम्ब बनाना और इस मुल्क को एक न्यूक्लियर पावर बनाना। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान 10th ऑफ अक्टूबर 2021 में उनकी डेथ हुई है और इस्लामाबाद में ही उनको दफनाया गया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एहसास और एहसान के दरमियान एक शय है, वो है इंसानियत। मेरे हिस्से में जिस शख्सियत का नाम आया है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जो रब्बुल आलमीन की मखलूक के लिए आम हो जाए, उसे रब्बुल आलमीन हमेशा के लिए खास कर देते हैं। अब्दुल सत्तार ईदी के बारे में हर शख्स के दिल में मोहब्बत है और इसकी वजह उनके वो काम है जो वो अपनी ज़िंदगी में करते आए हैं और यकीनन वो लोगों के लिए रोशन मिसाल है। मखलूक अल्लाह का कुंबा है, इसलिए जो शख्स किसी भूखे को खाना खिलाए, किसी यतीम की कफालत करे और किसी बेआसरा का वसीला बने, जैसे कि अब्दुल सत्तार ईदी साहब बने हैं, जो कि अल्लाह के महबूब हुए। इन्होंने अपने कम तर वसाइल में लोगों की मदद की। सबसे पहले इन्होंने एक डिस्पेंसरी खोली जो कि घर के कमरे में थी और वहाँ ये मुफ्त अदवायात फराहम करते थे लोगों को जो नहीं ले सकते थे। उसके बाद यकीनन अल्लाह ताला की मखलूक के लिए दर्द रखते थे ये, और जो अल्लाह की मखलूक के लिए दर्द रखता है वो अल्लाह ताला फिर उसके लिए रास्ते आसान करता है। और फिर इसी तरह जब लोगों ने देखा कि अब्दुल सत्तार ईदी साहब जिनसे हैं वो उन्होंने खिदमत खल्क अंजाम देना शुरू किया, तो लोगों ने उनकी मदद करना शुरू कर दी। फिर किया उसमें इन्होंने यतीम खाने खोले और कराची में मुख्तलिफ जगह इनके ऑफिस के सामने और मुख्तलिफ जगह इनमें झूले लगाए और बच्चे जिनसे हैं वो लोग क्या करते थे कि रात के वक्त उन झूलों में बच्चों को रख देते थे और ये वहाँ से उठा लेते थे और इनकी परवरिश का और सारा जिम्मा इन्होंने खुद लिया बच्चों का। अब ये उनकी तरफ से एक बहुत अच्छा फेल था, लेकिन इन रिटर्न हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी ने क्या किया, वो 80% लोगों वो बॉयज़ को अडॉप्ट करते थे और 20% सिर्फ लड़कियों को अडॉप्ट करते थे। उनके इतने अच्छे काम का रिश्तेदार वो ये उनको मिला कि 80% बॉयज़ हो रहे हैं, क्योंकि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है हमारे यहाँ पे, लोग ज़्यादा लड़कों को पसंद करते हैं कि वो अपने घर बेटा हो, तो इस वजह से। फिर उन्होंने तीसरा मगर आखिरी नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत से काम किए, पनाहगाहें लोगों के लिए खोली, तो एक चेन उन्होंने एम्बुलेंस ईदी एम्बुलेंस जो चेन सर्विस शुरू की और ये इतनी बड़ी ऑल ओवर पाकिस्तान में ये है। और कोरोना के दौरान ईदी साहब ने की जो एम्बुलेंस है वो 80 एम्बुलेंस वहाँ गई थी। इसी तरह ईदी साहब के अगर हवाले से बात करें तो उन्होंने कभी भी एम्बुलेंस के अलावा कोई गाड़ी ड्राइव नहीं की, उन्होंने अपनी एम्बुलेंस से नस्ल इंसानी की मदद की और ये उन्होंने जो सारा कुछ किया बगैर किसी रंग, किसी मजहब, किसी नस्ल की तफरीक के किया। यहाँ मैं डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम साहब के कुछ बात नकल करना चाहूँगी कि अगर किसी शख्स में दर्द इंसानियत नहीं तो वो मुफस्सिर या मुहद्दिस तो हो सकता है, लेकिन वो नेक नहीं हो सकता। और इनकी जो पर्सनैलिटी है, इनके पीछे क्या राज था कि वो ऐसे बन गए, इनकी साइकोलॉजी ऐसे क्यों की कि वो लोगों के लिए, अल्लाह के बंदों के लिए अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना चाहते थे और उन्होंने बहुत कुछ किया। तो ये उनकी वालिदैन, खासतौर पर उनकी वालदा की तबीयत का असर था। वो जब छोटे होते थे तो उनकी वालदा उनको जो खर्चे देती थी, पैसे देती थी, उनमें से वो आधे पैसे ज़रूरतमंद को देने की नसीहत करती थी और यही वजह है कि वो दर्द दिल रखने वाले इंसान थे और इन्होंने किसी रंग, किसी नस्ल या मजहब की तफरीक के बगैर उनकी मदद की। जज़ाकल्लाह खैर, मेरी तरफ से इतना ही। अच्छा,
आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मलाला यूसुफ़ज़ई होगा। कोई ऐसा नहीं है कि जिसने शायद ठीक है उनके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मलाला यूसुफ़ज़ई की इंट्रोडक्शन की। वो शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन देखेंगे मलाला यूसुफ़ज़ई का। मैम काइंडली आगे कीजिए स्लाइड। अच्छा जी, तो 12 जुलाई 1997 को मलाला यूसुफ़ज़ई पाकिस्तान के वादी स्वात में पैदा हुईं, जिन्हें टीटीपी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की लगाई गई तलीम के खिलाफ पाबंदियों पर आवाज़ बुलंद करने की वजह से जानलेवा हमले का सामना करना पड़ा। ठीक है? इसके बाद हम जो है वो देखते हैं कि इन पे किस किस्म का अटैक हुआ था, वो क्या जो है वो इंसिडेंट था। मैम काइंडली आगे कीजिएगा स्लाइड। अच्छा, तो ना ये एक कहानी टाइप आप इसको समझिएगा, एक अपने माइंड में जो भी मैं बात कर रहा हूँ उसको विजुअलाइज़ कीजिए। 9 अक्टूबर 2012 को पाकिस्तान की वादी स्वात में एक स्कूल बस, जिसको रास्ते में रोका जाता है, स्कूल बस को, ठीक है? इसमें कुछ मुसल्लह अफ़राद दाखिल होते हैं, ठीक है? जिनके चेहरे बिल्कुल ढाँपे होते हैं। वो अंदर जाके कहते हैं कि आप लोगों में से मलाला यूसुफ़ज़ई कौन है? अंदर जितने भी बच्चे होते हैं वो डर जाते हैं, ठीक है? खैर डरने के बाद वो इशारा करते हैं जो मलाला बैठे होते हैं उनकी तरफ कि ये मलाला यूसुफ़ज़ई हैं। साथ में उनके जो है 2 फ्रेंड्स भी होती हैं। तो वो जो है वो मलाला यूसुफ़ज़ई के सर की तरफ रख के गन चलाते हैं, फायर करते हैं, जिससे मलाला यूसुफ़ज़ई को सर में गोलियाँ लगती हैं, ठीक है? सर से गोली लगते हुए पीछे गर्दन में गोली जाके ना रुक जाती है। इसके बाद आगे क्या होता है, वो लोग वहाँ से जो है वो हवाई फायरिंग करते हुए बस से नीचे उतरते हैं और निकल जाते हैं। इसके बाद मलाला यूसुफ़ज़ई को जो है वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए पेशावर आर्मी मेडिकल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है, ठीक है? जैसे ये इंसिडेंट पाकिस्तान में जो है वो वाक़या होता है, मलाला यूसुफ़ज़ई की जो शोहरत है, जिन्हें आधा घंटा पहले कोई पाकिस्तानी इतना नहीं जानता था, ठीक है? सिवाय उनके घरवालों के, चंद लोगों के, वो भी बाद में आपको बताऊँगा। पूरी दुनिया में जो है इनकी खबर जो है वो फैल जाती है आग की तरह कि पाकिस्तान में एक लड़की है, ठीक है? उन्हें तलीम की वजह से तालिबान ने जो है वो इस तरह से अटैक किया। 3 जनवरी को जो है मलाला यूसुफ़ज़ई को हॉस्पिटल से आज़ाद कर दिया जाता है और बरतानिया हुकूमत है वो उनको घर देती है, ठीक है? रिहाइश के लिए और साथ फ्री में ट्रीटमेंट देती है। अब बात जो है यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती। लाइक ये तो मैंने बात की है 2012 की, लेकिन जो इंसिडेंट है ये इसके बिहाइंड के रीज़न, ठीक है, बहुत सारे हैं जो कि मैं आपको बताऊँगा। क्या रीज़न है? सबसे पहले 2012 को तो इनको गोली लगी थी मलाला यूसुफ़ज़ई को, लेकिन ये मसला स्टार्ट कहाँ से हुआ था? जब 2009 को मलाला यूसुफ़ज़ई ने इंटरव्यूज़ देना स्टार्ट किए थे, ठीक है? सबसे पहले तालिबान के खिलाफ मलाला यूसुफ़ज़ई ने जो है वो इंटरव्यू देना स्टार्ट किया कि किस तरह से उन इलाकों में तालिबान जो है वो तरीके के नाम पर जो है वो रुकावट बढ़ रहे हैं, ठीक है? स्पेशली फॉर गर्ल्स। तो उस इंटरव्यू में जो है उनके जो वालिद साहब ऐसा थे। इसके बाद बात करते हैं, इन्होंने बीबीसी के लिए आर्टिकल्स लिखे थे अगेंस्ट टीटीपी। लाला यूसुफ़ज़ई ने जो आर्टिकल्स लिखे थे तरीके तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ बीबीसी चैनल को, वो इसको कंसीडर ही नहीं करते थे। जिस तरह से उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया, रिसेंटली हम जानते हैं 2023 में उसको अवार्ड दिया गया, ठीक है? सबसे पहली बात, उन दिनों में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ड्रोन अटैक होते थे, ठीक है? और किसी भी ड्रोन अटैक में मरने वाले शहरी या इवन तलीमी इदारों को नुकसान पहुँचाया जाता था, बच्चों को पहुँचाया जाता था। लेकिन मलाला यूसुफ़ज़ई के बारे में जिस तरह से पाकिस्तान आर्मी ने या पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इतना क्विक एक्शन रिएक्शन किया, ठीक है? लाइक हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो है उन्हें पेशावर आर्मी मेडिकल कॉलेज, उसके बाद जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी आर्मी का जो है वो रावलपिंडी वहाँ पे पहुँचाया गया, ठीक है? इसके अलावा एक एडम एंड बट वाज़ सीआईए एजेंट, ठीक है? जो कि मलाला की जो फैमिली उनके साथ रहते थे। ये जो है सहाफ़ी बन के आए हुए थे, ठीक है? और ये मलाला की जो फैमिली है उसके साथ जो है वो टाइम स्पेंड करते थे, रहते थे। इन्होंने काफ़ी देर उनके साथ रहा दिया और बाद में कुछ ऐसे भी इंकशाफ़ात पाए जाते हैं कि इन्होंने जो है मलाला को ट्रेन किया था बाकायदा कि किस तरह से आगे क्या-क्या प्रोसीजर करना है। इसके बाद मलाला यूसुफ़ज़ई को हम किस तरह से कह सकते हैं वो एंटी पाकिस्तान या एंटी इस्लाम है। मैम काइंडली आगे कीजिएगा। सबसे पहली बात मैम फ़रहान ने भी बात की थी कि मलाला यूसुफ़ज़ई ने जो है वो एक बात की थी कि शादी करना ज़रूरी नहीं है कि अगर आप लोगों में अंडरस्टैंडिंग है तो आप विदाउट एनी एग्रीमेंट जो है वो एक-दूसरे के साथ रह सकते हैं, ठीक है? सबसे पहली बात ये। उसके बाद मलाला यूसुफ़ज़ई के जो फ़ादर हैं वो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के खिलाफ थे। उनका कहना था जी पाकिस्तान का मतलब क्या, बम धमाका और अफ़गान, ठीक है? ये जो है मलाला यूसुफ़ज़ई के फ़ादर ने कहा था, ठीक है? उसके बाद मलाला यूसुफ़ज़ई ने कहा था कि पाकिस्तान जो है वो एक स्टेट नहीं है, रियल स्टेट है। रियल स्टेट मतलब जहाँ पे कब्ज़ा होता है, ठीक है? उन्होंने जो है वो ये बात की थी। उसके अलावा मलाला यूसुफ़ज़ई ने बात की थी अपनी बुक में आई है मलाला, पेज नंबर 72 में बात की थी कि उन्हें समझ नहीं आती कि एमटीओ को जो है वो पाकिस्तान जो है वो एज़ अ मुस्लिम क्यों नहीं कंसीडर करता, ठीक है? तो ये बहुत से ऐसे फैक्ट्स हैं, फिगर है, ठीक है? सीआईए का जो एजेंट है या जो भी कहते हैं कि अमेरिकन जो है वो इसमें इन्वॉल्व हैं, ये प्री प्लान जो है वो जिस तरह से भी किया गया। और मलाला यूसुफ़ज़ई ने पाकिस्तान के लिए जो है वो पहले तो बहुत सारी बातें की थी कि लाइक वो ये कर देंगे, वो कर देंगे पाकिस्तान में स्पेशल लड़कियों की तालीम के लिए, लेकिन उस पे कोई अमली इक़दाम जो है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आए, ठीक है? तो ये जो है वो मलाला यूसुफ़ज़ई से मुतल्लिक़ और बीच में जो है वो आई थिंक सो काफ़ी डिस्टॉर्शन की वजह से कुछ बातें मिस भी हुई होंगी। बाकी अगर कुछ मिस हुआ हो तो मैं आपको दोबारा से बताऊँगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगी आइडियोलॉजिकल वरियर्स का जिसने मुझे ये मौका दिया। और मेरा जो मैं जिस हस्ती पे बात करूँगी वो है आरफा करीम। मैं अपने टॉपिक की तरफ चलती हूँ, इसे स्टार्ट करती हूँ। फ़ख्रे कौम थी, सरमाया वतन थी। फ़ख्रे कौम थी, सरमाया वतन थी। वो एक कली थी जो खिली ज़रूर मगर खुलकर मुस्कुरा ना सकी। नाम की तरह उसका काम भी आरफा था। आईटी की दुनिया का सितारा आरफा करीम रंधावा, जो सिर्फ 16 साल की उम्र में पूरी आबोताब के साथ चमका ज़रूर मगर जल्द ही कहकशां हो गया, लेकिन अपने पीछे हमेशा के लिए एक याद रखी जाने वाली तारीफ रकम कर गया। आरफा करीम वो पाकिस्तानी बच्ची है जिसने दुनिया की सबसे कम उम्र माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल होने का एजाज अपने नाम किया। आरफा करीम 2 फरवरी 1995 को फैसलाबाद के नवाही गांव राम देवानी में पैदा हुई।
कुदरत की मेहरबानी थी या आरफा की खुशनसीबी कि बहुत छोटी उम्र में इनके वालिदैन ने इनकी दिलचस्पी और ज़हनी रुझान को जांच लिया था और उसे कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर साइंसेज से मुतल्लिका माहौल मुहैया करना शुरू कर दिया था। आरफा को आईटी और माइक्रोसॉफ्ट एक्टिविटीज का जुनून था और उस जुनून ने न सिर्फ उन्हें बल्कि वतन अजीज पाकिस्तान को भी बेपनाह इज्जत बख्शी। उसके बाद 2004 में आरफा करीम ने सिर्फ 9 साल 9 माह और 11 दिन की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल होने का एजाज अपने नाम किया और यूं दुनिया भर में मुल्क पाकिस्तान के वकार में इजाफा हो गया। इसके साथ आरफा करीम का नाम गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हो गया। जुलाई 2005 में बिल गेट्स की दावत पर वो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन गई, जहां बिल गेट्स से अल्फा ने 10 मिनट की मुलाकात की और एमसीपी की सनत हासिल की। सिर्फ 9 साल की उम्र में एमसीपी का एजाज हासिल करने पर दुनिया भर की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में एक तहलका मच गया और फिर एक के बाद एक करके वो मुख्तलिफ एजाजात अपने नाम करती रही। आरफा ने मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी फॉरेन सर्व पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। उसके बाद 2006 में बार्सिलोना में मुनक़िद होने वाली टेक डेवलपर कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से जायद 5000 से जायद लोग हमदोबीन हुए। आरफा करीम ने इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। 2005 में इन्हें सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया और आरफा करीम का ख्वाब था वो पाकिस्तान में डीजेकॉन वैली कायम करें, जो आईटी की दुनिया में दुनिया की एक ताकत और प्रोफेशनल हब होगी, जहां ना सिर्फ आईटी कंपनीज होंगी बल्कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर के काबिल और मुस्तहिक तलबा के लिए आईटी की तालीमी इदारे और यूनिवर्सिटीज भी होंगी। इनका यह ख्वाब अगरचे इनकी जिंदगी में पूरा ना हो सका, लेकिन एक दिन जरूर चमिंदा ताबीर होगा। 14 फरवरी 2012 को पाकिस्तान का फख्र और एक नई नस्ल के लिए अजीम मिसाल आरफा करीम हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तानी कौम को सौगवार छोड़ गई। इनकी याद में हुकूमत पाकिस्तान ने लाहौर के एक आईटी पार्क को आरफा करीम पार्क के नाम से मंसूब किया है। सब लोगों की यहाँ मौजूदगी पर मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसी के साथ मैं शफक, अदनान, अली रजा, बरीरा और सुनैरा की भी बेहद मशहूर हूँ। अपने इस वेबिनार आई कैन हियर पाकिस्तान टॉकिंग का मैं इख्तिताम इस तरह से करूंगी, एक शेर से करूंगी, एक बंद से करूंगी। और तुम जो देखो अगर तो तुम्हारी निगाहों की किरणों से सूरज भी जलने लगे, तुम चलो तो सही, तुम बढ़ो तो सही, मेरी धरती के मंजर बदल जाएंगे। हम सफर साथियों, बेखबर साथियों, तुम मसीहा हो, तुम तो रगे जाना, तुम मोहम्मद अली, तुम लियाकत अली, तुम तो कायद हो, तुम ही तो निगहबान हो, तुम तो कायद हो, तुम ही तो निगहबान हो। बहुत शुक्रिया। इसके बाद अगर सलमान करीम आप कुछ कहना चाह रहे थे, अगर आपने कुछ ऐड करना है तो ऐड कर दीजिए, वरना हम इस वेबिनार को एंड करते हैं। मिस रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। इस एज पे ना लोग मतलब फजूलियात में पढ़ने की बजाय और ना इस चीज़ को अगर मतलब रख के सामने और एक अच्छे जो है ना एक अच्छा कंटेंट जो है ना वो दूसरों को दे रहे हैं, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी एफर्ट्स है। अल्लाह ताला आप लोगों की तरफ से ये सारा कुछ कबूल फरमाए। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थी, कंसोलिडेटेड, और इंशाल्लाह इस काम को जारी और सारी रखिएगा। इस तरह की जो है ना आज पार्टिसिपेंट्स अगर 20 थे तो कल इंशाल्लाह 20,000 होंगे। तो इस चीज़ को आपने खत्म नहीं करना, इंशाल्लाह। बहुत अच्छी थी। बहुत शुक्रिया सबका।